हेलो बच्चों, वेलकम टू योर 6th NCERT हिस्ट्री वीडियो क्लास 9 चैप्टर पार्ट 2 traders, kings and pilgrims. In first part we have studied about the various ways of trading, various routes we have studied, and we have studied about the Silk Route. Okay, that how the Kushan kings were becoming powerful, and during his reign how the Silk Route was spreading. Okay, how the Silk Route, the traders along the Silk Route, how they were moving and how they were using the Silk Route through the sea route. ओके कि उनके समय में कैसे सी रूट के थ्रू जो इंडस वैली का पोर्ट था, जो इंडस रिवर के समय में जो पोर्ट हुआ करता था, वहाँ से अरेबियन सी होता हुआ किस तरीके से जो रोमन एम्पायर था वहाँ तक जो सिल्क पहुँच गया था. ओके, एंड द कुशान्स वर द फर्स्ट रूलर हु स्टार्टेड द यूजिंग gold coins. Okay, all these things we have studied. Today we are continuing with the spread of Buddhism. तो आज हम बुद्धिज़्म से शुरुआत करते हैं. तो चलिए रीडिंग लगाते हैं. हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा पेन, कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वॉज कनिष्का. हमने पिछले वीडियो में जो कुशान किंग की बात की थी उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? कनिष्का, who ruled around 1900 years ago. He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. अश्वघोषा जो उनके समय के पोइट थे, ये जो हम कनिष्का की बात कर रहे हैं, कनिष्का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस कुशान राजा थे, और वो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें जो अलग अलग शिक्षाविद हैं, स्कॉलर्स हैं, वो आकर डिस्कशन करते थे. उन्हीं के दरबार में, किसके? कनिष्का के कोर्ट में एक पोइट हुआ करते थे. कौन थे? अश्वघोषा, जिन्होंने एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है बुद्ध चरित. ठीक है, तो बुद्ध चरिता के में जो है उन्होंने बुद्धा की जो लाइफ है उनके बारे में सब कुछ लिखा है. तो अश्वघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नाउ बिगिन राइटिंग इन संस्कृत. पहले हमने पढ़ा कि पहले की जो लैंग्वेज थी वो कौन सी होती थी? मोस्टली प्राकृत लैंग्वेज है वो यूज़ किया करते थे. तो अब धीरे धीरे संस्कृत में भी जो इन चीज़ों को मेंशन करने लगे. ठीक है, और इसी समय में क्या था, जो बुद्धिज़्म था इनकी एक नई ब्रांच जो है वो डेवलप होने लगी थी. ठीक है, वो कौन सी थी? महायान. ठीक है, अब आप जैसे पढ़ते हैं हीनयान, महायान, या मुस्लिम में आप पढ़ते हैं शिया एंड सुन्नी, है ना, और जो क्रिश्चियंस हैं उसमें आप पढ़ते हैं कैथोलिक. तो इस तरीके से जो है बुद्धिज़्म की जो महायान जो है एक नई फॉर्म जो है वो डेवलप होने लगी थी. दिस हैड टू डिस्टिंक्ट फीचर्स. इनके दो अलग जो चीज़ें थी, जो दो अलग खास बातें थी जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म थी उससे. क्या थी वो? देखो, अर्लियर द बुद्धा's प्रेजेंस वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस. यानी कि इनसे पहले जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें जो बुद्धा की इमेज दिखाई देती थी, जो बुद्धा की मूर्तियाँ होती थी, स्टैचूज होती थी, उसमें कुछ स्पेसिफिक साइंस होते थे. जैसे हमने पढ़ा है कि उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे उनको एनलाइटमेंट हुआ था, है ना, उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी. तो ऐसा दिखाया जाता है कि उनके जैसे सिर के पीछे एक चक्र है. ठीक है, और वो चक्र जो है वो क्या शो करता था कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना. जैसे आज भी हम देखते हैं जो तरह तरह के ईश्वर के गॉड गॉडेसेस की जो हम मूर्तियां देखते हैं, पोस्टर्स देखते हैं, उनमें हम देखते हैं उनके हेड के पीछे एक गोल गोल क्या होता है, एक चक्र बना होता है ना, गोल्डन से कलर का, जिससे क्या पता है यहाँ ये स्पेशल है, कुछ अलग है इनमें, है ना, आम लोगों से ही अलग है. तो हिज अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट वॉज शोन बाय स्कल्पचर्स ऑफ द पीपल ट्री. पीपल का पेड़ जो है वो दिखाया जाता था. ये देखो यहाँ पर ये पेड़ दिखाया गया है ना. तो इस तरीके से सब चीज़ें ये दिखाई जाती थी. नाउ स्टेचूज ऑफ द बुद्धा वर मेड. मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वर मेड इन तक्षशिला. तो मथुरा, तक्षशिला, सब जगह जो अलग अलग जो हैं वो स्टैचूज इनके बनने लग गए थे. ठीक है, ओके. अब हम बात करते हैं जो सेकंड चेंज हमने पढ़ा. एक तो हमने पढ़ा जो साइंस यूज़ होता था, उनका साइन, निशान, जो एक स्पेसिफिक जो उनकी स्टैचू को देख करके पता लगता था, है ना, एक तो वो चेंज हो गया. सेकंड चेंज वाज अ बिलीफ इन बोधिसत्वास. दीज वर सपोज्ड टू बी पर्सन हु हैड अटेन्ड एनलाइटमेंट. Once they attained enlightenment, they could live in complete isolation and doing meditation. यानी कि जो ओरिजिनल फॉर्म थी उसमें ये कहा गया कि जो जिनको बुद्ध के जो अनुयायी हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है ना, तो वो कंप्लीट आइसोलेशन में रहेंगे और मेडिटेट करेंगे. However, instead of doing that, they remained इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल. लेकिन अब जो ये नई फॉर्म जो आ गई थी जिसको महायान कह रहे हैं, तो अब ये लोग बिल्कुल अकेले एकांत में ना रह करके ये लोगों के बीच जाते थे. ठीक है, लोगों के बीच जाते थे और जो कुछ भी उन्होंने सीखा है, समझा है, जो बोधिसत्व की हम बात कर रहे हैं,
वो लोगों को बताते थे। तो तभी तो बोधिसत्व क्या होगा, पॉपुलर हो पाएगा। भाई मैंने कोई चीज़ सीख ली है, अब मैं उसको अपने तक ही रखूंगी तो क्या वो आगे फ्लरिश हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो जो ओरिजिनल फॉर्म था इसमें यही था कि आपको अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो आप बस आइसोलेट हो जाओगे पूरी दुनिया से, अब उस दुनिया में आपका कोई कामकाज नहीं है। लेकिन जो नई फॉर्म थी जिसे महायान कह रहे हैं, उसमें इसका बिल्कुल अपोजिट हुआ, क्योंकि जो लोग थे जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, जिन्हें हम बोधिसत्व कह रहे हैं, तो वो अब लोगों के बीच जाकर जो भी उनकी टीचिंग्स थी, प्रीचेस थी, उनको लोगों को बताते थे, समझाते थे। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, लोग जगह जगह जा रहे थे, तो सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, इन सब जगहों पर जो बोधिसत्व है वो पॉपुलर हो रहा था। तो वेस्टर्न और सदर्न इंडिया जो है, यहाँ पर भी इंडिया की जो है बुद्धिज़्म जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वे डजन्स ऑफ केव्स वर होलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। अब हमने पढ़ा था कि वहाँ पर जो मोनेस्ट्रीज बना दी जाती है ना, हमने पिछले किसी चैप्टर में हमने पढ़ा था, जहाँ पर हमने जो न्यू आइडियाज़ चैप्टर था हमारा, उसमें हमने पढ़ा था कि जो बौद्ध धर्म था, जो उनके जो अपोजिट क्लाइमेटिक कंडीशन होती थी, जब ये लोग ट्रैवल नहीं कर पाते थे, तो जो उनके अनुयायी होते थे, उनके फॉलोअर्स होते थे, उनके रहने खाने की व्यवस्था कर दिया करते थे। तो इसी तरीके से जो केव्स हैं, वहाँ पर हमें एविडेंसेस मिले हैं कि वहाँ पर ये जो लोग हैं आकर रहते थे। सम ऑफ दीज केव्स वर मेड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द किंग्स एंड क्वींस। कुछ तो जो वहाँ के राजा रानियाँ होते थे वो बनवाते थे, कुछ जो मर्चेंट्स होते थे या जो भी उनके फॉलोअर्स होते थे, वेदर दीज फार्मर्स, वो भी ये बनवा देते थे। दीज वर ओफन लोकेटेड नियर पासेज थ्रू द वेस्टर्न घाट। जो वेस्टर्न घाट, ये वाला जो जोन है इंडिया का, वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर ये मेनली हमें मिलती हैं। रोड कनेक्टिंग प्रॉस्परस पोर्ट्स ऑन द कोस्ट विद सिटीज इन दी दक्कन रैन थ्रू दीज पासेस। अब यहाँ पर ये वाला जो एरिया है कौन सा है, ये अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो ये सारा जोन कौन सा है, डेक्कन प्लेट्यू, और यहाँ पर ये क्या है, वेस्टर्न घाट। तो यहाँ कहीं पर जहाँ भी पोर्ट्स होते थे, बहुत सारी नदियाँ थी, है ना, तो नदियों पर ये इधर से अगर हम देखें तो ये सी रूट जाता है, तो यहाँ पर पोर्ट्स हुआ करते थे। तो इन्हीं पोर्ट्स के आसपास जो है वो केव्स इनकी बना दी जाती थी, जिससे इनको आने जाने में ईजी हो। साथ ही क्या होता था, जो ट्रेडर्स आते थे, ट्रेडर्स भी क्या करते थे, यहाँ पर रुकते थे, और जब वो यहाँ पर रुकते थे तो जो बुद्धिज़्म जो है उनको भी समझ में आता था, उनको भी जो है टीचिंग्स बुद्धिज़्म की दी जाती थी। ठीक है, तो ट्रेडर्स प्रोबेबली halted in these cave monasteries during their travel। तो वो जब रुकते थे यहाँ पर, उनको बुद्धिज़्म के बारे में पता चलता था, और उनको अगर वो इससे प्रभावित होते थे, वो वापस जाकर के अपने एरिया में उन चीज़ों के बारे में बताते थे कि वो क्या कुछ सीख कर आए। तो इस तरीके से जो है बुद्धिज़्म धीरे धीरे फैलता चला जा रहा था। जो श्रीलंका की हम बात करें, म्यांमार की बात करें, थाईलैंड है, या साउथ ईस्ट एशिया की हम बात करें, इंडोनेशिया की हम बात करें, इन सब जगहों पर, यानी कि जो साउथ ईस्ट वर्ड डायरेक्शन थी, यहाँ पर जो बुद्धिज़्म है वो फैलता जा रहा था। ये सब क्यों हो रहा था, क्योंकि ट्रेडिंग डेवलप हो रही थी, है ना। जब लोग आते थे अलग अलग एरिया से, और कुछ जो ये मॉन्क्स होते थे ये खुद भी अलग अलग एरिया में ट्रैवल करने लगे थे। ठीक है, सो द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नोन एज थेरावड़ा बुद्धिज्म वॉज मोर पॉपुलर इन दीज एरियाज। ये वाले जो एरियाज हैं इनकी साउथ ईस्ट वर्ड, यहाँ पर जो इनकी ओरिजिनल फॉर्म थी, जो पुरानी फॉर्म थी, वो ज़्यादा पॉपुलर थी। ओके, तो ये था बुद्धिज्म। अब हम बात करते हैं द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स मतलब कि जो तीर्थ यात्री होते हैं वो कैसे करते थे, उनके बारे में अगर हम देखें, एज ए ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन कारवाज एंड शिप, पिलग्रिम्स ऑफन ट्रेवल विद देम। जब ट्रेडर्स जाते थे तो उनके साथ साथ जो है पिलग्रिम्स भी जाते थे। पिलग्रिम्स क्या होते हैं, मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेज इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। पूजा पाठ करने के लिए जब पुरुष, महिलाएं, वैन और वुमेन इकट्ठे होकर जाते हैं, यात्रा करते हैं ना, तीर्थ यात्रा जिसे हम कहते हैं। Okay, so the best known of these are the Chinese Buddhist pilgrims Faxian, who came to the subcontinent about 1600 years ago. ठीक है, फायन के बारे में आपने पढ़ा, जो 1600 ईयर्स पहले जो है यहाँ पर आए थे, ये बुद्धिस्ट पिलग्रिम थे। ज़ुआनज़ांग हु केम अराउंड 1400 ईयर्स एगो, एंड आई क्विंग हु केम अबाउट 50 ईयर्स, एंड आफ्टर ज़ुआनज़ांग दे केम टू विजिट प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा। ठीक है, एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज, यानी कि ये बुद्धा की लाइफ को जानने के लिए धीरे धीरे जो है, जो भी जहाँ जहाँ एरियाज़ में बुद्धा रहे थे, जो उनकी मोनेस्ट्रीज थी, वहाँ पर वो घूमे, ताकि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो जान सकें। ईच ऑफ दिस पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। अब ये जितने भी पिलग्रिम्स थे, जो भी तीर्थयात्री ये आए थे, इन्होंने अपनी अपनी जो भी ट्रैवल थी उनके बारे में ट्रैवलॉग्स लिखे, यानी कि अपने यात्राओं के बारे में लिखा कि उन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी रास्ते के दौरान, जब वो वहाँ पर पहुँचे तो बुद्धिज़्म के बारे में इनको क्या क्या चीज़ें पता लगी,
है ना, विच ऑफन टुक ईयर्स, यानी कि जो इनकी ट्रैवलिंग होती थी उसमें सालों लग जाते थे, ऑफ द कंट्रीज एंड द मोनेस्ट्रीज दैट दे विजिटेड एंड द बुक्स दे कैरिड बैक विद देम, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा और उन्हीं से हमें इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है। ओके, हाँ जी, अब ये देखिए, ये जो है एक फांजियांग की जो यात्रा है चाइना से, जब वो वापस जा रहे थे तो उस समय बता रहे हैं, है ना, तो इनकी जब यात्रा शुरू हुई, वापसी जब ये कर रहे थे फ्रॉम बंगाल, ही बोर्डेड अ शिप बिलोंगिंग टू सम मर्चेंट्स, दे हैड बेयरली ट्रैवल फॉर 2 days व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म। जब वो शिप से जा रहे थे, सी रूट के थ्रू जब ये जा रहे थे तो भयंकर तूफान आ गया और जो मर्चेंट्स थे उनके शिप क्या होने लगे, डिसबैलेंस होने लगी। तो अनबैलेंस हुआ जब, तो उन्होंने अपना जो सामान है सारा जो क्या किया, नीचे गिरना शुरू कर दिया ताकि जो उनकी बोट है वो लाइट हो जाए और जो शिप है उसको वो सेव कर सकें। तो ये जो पिलग्रिम थे फायान, इन्होंने क्या किया, अपना जितने भी पर्सनल बिलोंगिंग्स थी, जो भी इनका पर्सनल सामान था, वो इन्होंने जहाज से नीचे फेंक दिया। लेकिन इनके पास जो बुद्धा की बुक्स थी, जो स्टैचूज थे, उन्होंने नहीं फेंका। फाइनली द स्टॉर्म सबसिडेड आफ्टर 13 days, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब द सी। और उन्हें मतलब ये बताना चाह रहे हैं कितने भयंकर तूफान में जो बुद्धा से रिलेटेड चीज़ें थी वो उन्होंने कैसे बचा करके रखी अपनी जान से भी ज़्यादा। द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, और आगे उन्होंने लिखा है, उनकी एक बुक जो है उसमें पढ़ने को मिलता है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और वेस्ट एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन, मून और स्टार्स इन देयर मोशंस। इफ इट इज़ डार्क रेनी वेदर, द ओनली प्लान इज टू स्टीयर बाय द विंड। यानी कि उस समय की ये सिचुएशन बता रहे हैं, व्हेन इट वाज स्टॉर्म, व्हेन दे वर कॉट इन अ स्टॉर्म, द कंडीशन वाज सो वियर्ड दैट देयर वाज नो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्शन। they can check the timing only due to the motion of sun, moon and the star. The only way they were having is to steer by the wind, यानी कि हवा के साथ जैसे वो बहते चले जा रहे थे वही उनके पास एक अकेला रास्ता था। एंड आफ्टर 90 days एनी हाउ दे रीच टू जावा, और जावा पहुंच करके उन्होंने जो है आगे का रास्ता तय किया और फिर वो चाइना पहुंच गए। ओके, सो ऑल दिस व्हाट ही हैज़ रिटन। तो ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से बुद्धा के बारे में इन्होंने लिखा है। तो ये सब चीज़ें आगे जो दूसरे पिलग्रिम थे उनके बारे में भी वही सब चीज़ें हैं। देखिए उन्होंने लैंड रूट लिया था, है ना, जो फायान थे उन्होंने सी रूट लिया और इन्होंने क्या लिया, लैंड रूट लिया। और थ्रू नॉर्थ वेस्ट सेंट्रल एशिया कैरिड बैक विद हिम स्टैचूज ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, सैंडलवुड एंड वो 600 मैन्युस्क्रिप्ट लोडेड ऑन द बैक ऑफ 20 horses। 20 घोड़ों के लाभो लुआब के साथ जो है ये लैंड रूट को तय करते हुए चाइना की तरफ मुड़े। लगभग 600 मैन्युस्क्रिप्ट इनके पास में थी, 20 घोड़ों पर इन्होंने सारा सामान लाद रखा था। ओवर 50 मैन्युस्क्रिप्ट वर लॉस्ट व्हेन द बोट ऑन विच ही वॉज क्रॉसिंग द इंडस कैप्साइज्ड। अब जब ये लेकर आ रहे थे 600 मैन्युस्क्रिप्ट में से जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट है वो इनकी खो गई, क्योंकि सारा तो लैंड रूट नहीं था, कहीं कहीं इनको जो है वो सी रूट को भी या रिवर जो भी रूट था, वाटरवेज था, उसको भी इनको ट्रैवल करना पड़ा। तो वहाँ ये कुछ बुक्स जो इनकी खो गई। ही स्पेंड द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रांसलेटिंग द रिमेनिंग मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज़ इनटू चाइनीज़। और वो इतने ज़्यादा इंस्पायर हुए कि इन्होंने इनकी बुक्स के जो भी टीचिंग्स थी अपने लोगों तक पहुँचाने के लिए उनको चाइनीज़ लैंग्वेज में भी क्या किया, ट्रांसलेट किया। ओके, तो यहीं पर हम नालंदा की बात करते हैं जो बुद्धिस्ट लर्निंग का सबसे इम्पॉर्टेंट सेंटर था। ज़ुनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंट टाइम स्टडिंग इन नालंदा, जो बिहार में है, बिहार की हम बात कर रहे हैं। द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज ऑफ द पीरियड, दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्स इट। उन्होंने बताया कि वहाँ पर किस तरीके से जो है उनकी टीचिंग होती थी, उनको सिखाई जाती थी सब चीज़ें। द टीचर्स आर मैन ऑफ द हाइस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, जो उनके टीचर होते थे वो बहुत ज़्यादा एबल होते थे, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते थे। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। The rules of the monastery are strict and everyone has to follow them. जो भी रूल रेगुलेशन थी सब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। Discussions are held throughout the day and the old and the young mutually help one another. और ऐसा नहीं कि जो पुराने थे जिनको एक्सपीरियंस हो गया था, जो वहाँ पर कई कई सालों से रह रहे थे, वो ज़्यादा सुपीरियर अपने आप को मानने लगे थे। नहीं, जो पुराने थे और जो नए आते थे उनके बीच में डिस्कशंस होते थे और म्यूचुअली जो है ये लोग एक दूसरे को हेल्प करते थे। Learned men from different cities come here to settle their doubts. The gatekeeper asks new entrants difficult question. अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि उस समय जो गार्ड होते थे, गेटकीपर होते थे, उनको ऐसी एंट्री नहीं मिल जाती थी हर किसी को। जो गेटकीपर होते थे उनसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे। अगर जो भी न्यू एंट्रेंट होता था, नया जो भी आने वाला होता था, अगर उस आंसर क्वेश्चन का सही से जवाब दे देता था तभी उसको जो है अंदर आने दिया जाता था। और ये एक
एग्रीगेट बताया गया एवरेज कि लगभग 10 अगर लोग आते थे उनमें से 7 से 8 जो लोग हैं वो वापस चले जाते थे, क्योंकि जो सवाल उनसे पूछा जाता था उसका आंसर वो नहीं दे पाते थे। ठीक है, तो इस तरीके से जो नालंदा के बारे में इन्होंने बताया कि वहाँ की जो एजुकेशन स्ट्रेटजी है वो कैसी होती थी। चलिए अब हम बात करते हैं द भक्ति, बिगनिंग ऑफ भक्ति मूवमेंट जो हम कहते हैं ना, कि जैसे बुद्धिज़्म के बारे में हमने पढ़ा, हमने पिछले चैप्टर में जैनिज़्म के बारे में पढ़ा, तो इसी समय जो सर्टेन डेटीज़ थे, देवी देवता थे, उनकी पूजा पाठ भी शुरू हो गई थी। यानी कि हिंदुइज़्म की जो हम बात करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था उस समय में। कैसे हो गया था? क्योंकि उस समय अगर हम देखें जैसे शिवा, विष्णु या देवी हैं, दुर्गा की हम जैसे बात करते हैं, उनकी पर्टिकुलरली पूजा जो है वो शुरू हो गई थी। ओके, दिस डेटीज वर वर्शिप थ्रू भक्ति, हम कहते हैं ना भक्ति भाव, तो उसी को भक्ति कहा गया। भक्ति एन आइडिया दैट बिकेम वेरी पॉपुलर एट दिस टाइम। भक्ति इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्सन्स डिवोशन टू हिज और हर चूजन डेटी, यानी कि आप अपनी इच्छा से किसी भी देवी शक्ति को जो है वो आप अपना सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, और आपको पूरे डिवोशन के साथ उनकी जो है भक्ति करनी है। ठीक है, एनीबडी वेदर रिच और पुअर बिलोंगिंग टू द सो कॉल्ड हाई और लो कास्ट मैन और वुमेन कुड फॉलो द पाथ ऑफ भक्ति। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो जो ओरिजिनल फॉर्म थी ना, जैसे जब हम ब्राह्मण्स की बात करते हैं या हम बुद्धिज़्म की हमने बात की, जैसे ओरिजिनल हमने पढ़ा जो फॉर्म थी उस समय बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे, है ना, कि आपको ज्ञान हो गया तो अब आपको अकेले ही रहना है। तो धीरे धीरे चीज़ें सबके लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो कुछ इजी वे निकाला जाता है ना, बीच का रास्ता। कुछ जो लोग हैं जो स्ट्रिक्टली उन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं उसको फॉलो करते हैं, और कुछ जो है जो अपनी रूटीन लाइफ के अंदर रह करके जो है वो इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, तो वो एक अलग ब्रांच हो जाती है ना। तो इसी तरीके से जो इंडियन सोसाइटी की हम बात करें, जो ब्राह्मण्स थे वो बहुत ज़्यादा जो है रिचुअल, सेरेमनीज और इन सब में इन्वॉल्व हो गए थे, जिससे बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत ज़्यादा टाइम, और कास्टिज़म की हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा हो गया था। तो भक्ति भाव तो सब लोगों के अंदर था, पूजा पाठ सब लोग करना चाहते थे। तो उसी समय जो भक्ति मूवमेंट है चला, यानी कि कोई भी हो, हाई लो, मैन वुमेन, कोई भी हो, वो अपनी इच्छा का जो डेटी चुने और उसकी पूजा पाठ करे, भक्ति करे। ठीक है, द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भागवत गीता। भागवत गीता अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज विच इज इंक्लूडेड इन दी महाभारत। जो हम गीता के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, है ना, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो जो गीता है, भगवत गीता, जो हमारी होली बुक है हिंदूज की, उसमें भी ये सब चीज़ें लिखी गई कि जो कृष्णा है वो अर्जुन को जो है, जो उनके एक फ्रेंड भी हैं, है ना, और उनके भक्त भी हैं, तो उनको सारी चीज़ें जो हैं वो बताते हैं कि किस तरीके से, कब, कौन से जो हमारा कर्म है, क्या हमारा धर्म है, तो वो सब चीज़ें जो हैं वो उनको समझाई जाती हैं। सो दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, क्योंकि ईजी था, कन्वीनियंट था। भाई आज अगर मेरे मन में शिव जी के प्रति कोई भाव है तो मैं उनकी पूजा पाठ करूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है ना। किसी के मन में दुर्गा माँ के लिए भक्ति है तो वो उनकी पूजा पाठ करें, उनको कोई रोकने वाला नहीं। तो ईजी हुआ ना, कन्वीनियंट हुआ, और सोसाइटी का हर ग्रुप जो है वो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग जो है ये भक्ति कर सकता था। सो इट वॉज ईजी एंड कन्वीनियंट, दैट्स वाई इट स्प्रेड वाइडली। Those who followed the system of bhakti emphasized devotion and individual worship of a god or goddess rather than the performance of elaborate sacrifices। जो हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा कर्म कांड जो है, बहुत ज़्यादा ये हो गया था, तो उन सब से बचने के लिए ये सब मूवमेंट शुरू हुआ, तो लोगों के लिए कन्वीनियंट भी था। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ऑफ बिलीफ, इफ अ डिवोटी वर्शिप द चूजन डेटी विद अ प्योर हार्ट, और ये माना जाता था कि अगर कोई सच्चे मन से, प्योर हार्ट से अपने जो भी देवी देवता है उनकी पूजा करता है, द डेटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और शी में डिज़ायर। और वास्तव में अगर जैसे हम अपनी जो बुक्स पढ़ते हैं, जो हमारी होली बुक्स हैं या जो हमारे घर के बड़े हैं, जब उनसे हम स्टोरी सुनते हैं ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो लोग हैं वो तपस्या करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, और ईश्वर प्रसन्न होकर उन्हें अपने दर्शन देते थे, है ना। तो यही चीज़ यहाँ पर कही गई है कि उस समय कहा जाता था, ये माना जाता था कि अगर कोई भी डिवोटी पूरे मन से, सच्ची भावना से, प्योर हार्ट से अपने ईश्वर की पूजा करेगा, कोई भी हो चाहे, तो वो जो भी ईश्वर हैं वो उसको उसी रूप में जिसमें उसने सोचा है उसको दर्शन देंगे ना। सो द डेटी कुड बी थॉट ऑफ एज अ ह्यूमन बींग। तो आप जिस भी रूप में उनको सोचना चाहो सोच सकते हो, जैसे ह्यूमन बींग भी हो सकते हैं, एक इंसान के रूप में आप उनको सोच सकते हो, एक लायन के रूप में सोच सकते हो, ट्री के रूप में सोच सकते हो, कोई भी अदर फॉर्म जो आप सोचोगे, और अगर आप उसकी भक्ति करोगे सच्चे मन से, प्योर हार्ट से, तो वो आपको उसी फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक है, वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, आर्टिस्ट मेड ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दीज डेटीज।
तो जब ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ तो लोगों ने क्या किया, हर जगह बिजनेस तो बन ही जाता है ना, तो इनकी इमेजेस बनानी शुरू कर दी और लोगों ने उन इमेजेस को अपने घर में रख के पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। ओके, सो भक्ति मीन्स व्हाट, ये एक संस्कृत टर्म है, इसका मतलब होता है टू डिवाइड और शेयर। तो ये रीडिंग आप लगा लेंगे इसकी। अगेन दिस इज अ पोयम जिसमें आपको बताया गया है। अब ये जो डेटीज़ हैं बहुत स्पेशल थे, सो दे जो इमेजेस थी, इन इमेजेस को भी स्पेशल जगह पर रखा जाता था। अब वो स्पेशल जगह क्या होती है, हमारे घर में भी होती है ना, टेम्पल, घर में भी हम मंदिर बनाते हैं ना, अपने जो भी ईश्वर है, देवी देवता है, जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं, तो उनको हम घर में एक अलग से स्थान देते हैं ना, तो टेम्पल्स। तो ये सब चीज़ें शुरू हुई। भक्ति इंस्पायर्ड सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोइट्री एंड आर्किटेक्चर। तो इन सब फील्ड में जो पोइट्री, जैसे पोइट्री लिखी गई देवी देवताओं के बारे में, भजन हम आज भी हम गाते हैं ना, तो वो क्या है, पोइट्री तो है। आर्किटेक्चर डेवलप हुआ, यानी कि जो भव्य मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, स्कल्पचर हम देखें, स्टैचूज बने तरह तरह के, है ना, तो इन सब चीज़ों को भी क्या हुई, ये भी फ्लरिश हुई। सो द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया। अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ दी गई है कि जो इंडिया टर्म है वो कहाँ से आई है, इंडस रिवर से। ठीक है, तो जो इंडस रिवर के आसपास रहते थे, किन्होंने यूज़ की, अरब्स और इरानियंस ने यूज़ की सबसे पहले। किन लोगों के लिए यूज़ की, जो इस रिवर के ईस्ट में रहते थे। भाई ये रिवर आप जानते हैं इंडस रिवर है ना, तो इस रिवर के जो ये ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, तो जो ईस्ट में रहे उनको क्या कह दिया, इंडिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इंडिया जो वर्ड है वो ऑरिजिनेट हुआ। क्लियर, चलिए जी। तो यहीं पर जो है क्रिश्चियनिटी का भी दिया गया है कि जो क्रिश्चियनिटी है वो किस तरीके से डेवलप हो रही थी उसी समय में 2000 ईयर्स अगो। वेस्ट एशिया की बात करें, जो जीसस क्राइस्ट थे, जो बेथलेहम में जो इनका बर्थ हुआ था, विच वॉज द पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, Christ's teachings were that he was the savior of the world. He also taught people to treat others with love and trust others. देखो हर रिलीजन यही कहता है ना कि दूसरों के साथ आप प्यार से रहो, काइंड नेचर रखो, विश्वास रखो, जस्ट एज दे देमसेल्व्स वांटेड टू बी ट्रीटेड, यानी कि हम जैसा खुद के प्रति चाहते हैं वैसा ही हम दूसरों के प्रति व्यवहार करें। तो हर रिलीजन ये सिखाता है ना। ये तो हम हैं जो हम अपने आप को अलग अलग रिलीजन्स में बांट लेते हैं, लेकिन हर धर्म, हर ईश्वर की हम बात करें, जो भी हमारे जो भी जिनकी भी हम पूजा करते हैं, डेटीज़ हैं, गॉड हैं, गॉडेस हैं, जिनकी भी हम पूजा करते हैं, उनकी जो भी टीचिंग्स हैं वो सब हमें एक अच्छा काइंड ह्यूमन बीइंग बनने की ही टीचिंग देते हैं। ठीक है, सो ये आप इसकी रीडिंग लगा लेंगे। दिस इज़ अ वर्स फ्रॉम द बाइबल। ओके, तो दिस वॉज द चैप्टर इज completed. So I hope everything is clear to you. Anyhow, if there is any doubt, you can keep me posted in the comment section. You will get the PDF in your WhatsApp group. Stay connected. Thank you.